नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने तृतीय और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में अवगत होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। इस श्रृंखला में कुल लगभग 84 प्रश्न हैं, जिसे मात्र 20 से 25 मिनट में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह पवन सीरीज है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? स, श, ष उपर्युक्त सभी। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, श, ष, ह आता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। स, र, अ, स, र, स, र, अ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्र शब्द स और र के योग से बना है। ध्यान रखें कि इनके नीचे स और र दोनों के नीचे हलंत लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, ख का उच्चारण स्थल है। दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर सूत्र के रूप में देखें तो अकहु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ, आ, कु अर्थात क वर्ग, ह कंठ से उच्चारित किया जाता है। मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति उपर्युक्त सभी। मुद्रा शब्द के अंगूठी, रुपया, आकृति तीनों सब सही होता है, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका अपनी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अज शब्द के अर्थ हैं। दशरथ के पिता आज, अजगर, आजीवन। अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं? अ, ई, उ, आ। तो ह्रस्व स्वर आ नहीं होता, जबकि अ, ई, उ ह्रस्व स्वर होते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, यह र, लव व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते से मुख और नाक से ऐसा प्रतीत हो कि ऊष्मा निकल रहा है। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल आते हैं। संयुक्त के व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, इज्ञ, स्र आते हैं। द्विगुण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो गुण रखते हैं। अगला प्रश्न, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत, पक्षी तीनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। लिपि का विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि होता है। अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर उपर्युक्त सभी। अब्ज शब्द का अर्थ शंख भी होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होता है, इसलिए जब तीनों ऑप्शन सही हो तो चौथा उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो अभी जैसा कि आप लोग को बताएं कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा निकलती। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, स्पर्श के अंतर्गत क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन, इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध शब्द अधीन है। मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौनवाचन, सस्वर वाचन या वाचन होगा, लेखन शिक्षण उपर्युक्त सभी। तो मांटेसरी पद्धति में लेखन शिक्षण का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर,
छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है क प्लस स की, क प्लस स, क प्लस च, क प्लस श। तो छ का क और स की योग से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट, पादप। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कूट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विरोध शब्द का विलोम है सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। विरोध शब्द का विलोम शब्द समर्थन होता है। सहमत का असहमत, सहायता। अगला प्रश्न है, स स स ह व्यंजन कहलाते हैं उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। स स स व्यंजन उसमें व्यंजन कहलाते हैं। अगर स स स ये चारों शब्द, चारों अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उच्चारण की दृष्टि से। अक्सर संभावना रहती है कि अगर वर्णमाला से पूछे तो इनकी पूछने की संभावना अधिकांशतः रहती है। अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप, भंवरा। अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। स्थावर का शब्द का विलोम है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। तो स्थावर शब्द का विलोम जंगम होता है, जैसा कि भी उपरोक्त प्रश्न में हम लोग देखे थे। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं कुमुदनी, 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 कुमुदनी। तो इसे हालांकि हम एक जैसे पढ़ते हैं जबकि यह अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध कुमुदिनी, कुमुदनी होता है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, बाबूराम सक्सेना। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन सुमित्रानंद पंत जी का है। अगला प्रश्न 24 नंबर, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जा सके वहीं लिखा जा सके, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो देवनागरी लिपि जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, यह देवनागरी लिपि की भाषा है। यह इस भाषा का में जो बोला जाता है वहीं लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। यह तीनों सही हैं, जबकि हमसे पूछा है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जबकि शब्द में एक से अधिक वर्ण मिलकर शब्द का रचना करते हैं। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में स्वर्ण इंक्लूड होता है, इसलिए सबसे छोटी इकाई नहीं होता। वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णमाला के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। वर्णमाला का आशय होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। हालांकि यह संशोधन करके एक वर्ण और बढ़ा दिया गया, अगर 52 है तो 52 टिक करिए, अगर 53 है तो 53 टिक करिए, क्योंकि 2024 में एक शब्द और जोड़ दिया गया। अयोगवा है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो अयोगवा विसर्ग को कहते हैं। ड और ढ वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर होगा। स का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। स का उच्चारण स्थान तालु होता है। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तीनों स का उच्चारण स्थान, तो इस वाले सलजम वाले स का ताल होता है। आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवनी, अर्पण। आनंद का विलोम विषाद होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो इस शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन सी यानी श्रृंगार इसका सही
वर्तनी वाला शब्द है। द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण, इनमें से सभी। द्विज शब्द का अर्थ दांत, पक्षी, ब्राह्मण तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। कबीर के सूफी गुरु थे शेख तकी अब्दुल समद मोहम्मद गौस रहमान। तो कबीर के सूफी गुरु शेख तकी थे। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। यह भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना मंगलसूत्र अधूरी रह गई थी। घड़ी साज शब्द है, देशज शब्द, शंकर शब्द, विकारी शब्द, ऋण शब्द। घड़ी साज शब्द शंकर शब्द है क्योंकि इसमें दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। अगर हम इन दोनों शब्दों को अलग कर दें तो इनका अर्थ आसानी से नहीं प्राप्त होगा। जैसे घड़ी तो ठीक है, लेकिन साज क्या है, अगर हम साज शब्द केवल कहें तो इसका अर्थ आसानी से नहीं प्राप्त होगा। रसाल पर्यायवाची शब्द है, कोयल का, पान का, आम का, सगा भाई का। रसाल शब्द आम का पर्यायवाची है। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ अग्रज होता है। भ्राता भाई का, अनुज छोटे के लिए, पितामह पिता के समान के लिए प्रयोग किया जाता है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण की विरुद्ध नाम होना। नाम आँख का अंधा, नाम नयन सुख, यानी उसके पास आँख से दिखाई नहीं देता फिर भी नाम नयन सुख है, यानी नए आँखों से देखकर इस सुख ले रहा है, तो यह बिल्कुल ही गलत होता है, यानी गुण की विरुद्ध नाम होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकोक्तियाँ की बात करें तो लोकोक्तियाँ वे लोक और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक यानी लोगों में जो प्रचलित हैं, उक्ति माने कथन, लोगों के बीच प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य, 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 आसाचर्य। तो आश्चर्य का शब्द का तत्सम आश्चर्य होता है। तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तापासी, तपसी। तो तपस्वी का शब्द तद्भव शब्द तपसी होता है। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का विकास वर्णमाला के द्वारा किया जाता है। रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। रात्रि का पर्याय सौदामिनी नहीं है, जबकि रैन, यामिनी, विभावरी रात्रि की पर्याय हैं, यानी पर्यायवाची हैं। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है अमुक, उन्मुख, सम्मुख, निमुख। विमुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द उन्मुख होता है। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है आँखों से देखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जगना। आँख खुलना यानी होश में आना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अत्यधिक शब्द अत्य, अत, अति, अ। अत्यधिक में अधिक में अत्य, अति प्रत्यय जोड़ उपसर्ग जोड़कर अत्यधिक बना है। अति में ई का लोप हो जाता है, अ और त शेष रह जाता है, आधा त, तो अत्यधिक हो गया। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली होता है, यानी ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्प में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणा, पाणी, शारदा, भार्गवी। तो सरस्वती का पर्याय भार्गवी नहीं होता। भिक्षुक में प्रत्यय है उप, इक, अक, उत। भिक्षुक में प्रत्यय अक होता है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। लघु शब्द का विपरीतार्थक दीर्घ होता है। पूरब और उत्तर की बीच दिशा क्या कहलाती है?
वातायन, ईशान, वातव्य, क्षितिज तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान दिशा कहलाती है। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत में स्वर की संख्या 9 मानी जाती है। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है काकल, कंठ, दंत, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के उच्चारण उपयोगी काकल, दंत, कंठ तीनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली ही ध्वनि का, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर दो प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होता है स्वर तंत्री में कंपन से, ऊपरी श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयव द्वारा उपयुक्त सभी। तो यानी इसका अगर शब्द का ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न उसे कहते हैं जब वर्णों को उच्चारण करते समय जो हमारी तंत्रियाँ या अंग जो कार्य करते हैं उसे प्रयत्न कहा जाता है। तो प्रयत्न में स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयव द्वारा इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च और ड। तो दंत व्यंजन त वर्ग यानी न इसका सही आंसर हो जाएगा। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मयादिबोधक का। तो इसका आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ऊपर लाइन नीचे बिंदी के द्वारा इसका चिन्ह होता है। ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग। ढ वर्ण वर्ग का मतलब होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं क, ख, ग, घ। च वर्ग में च से लेकर य तक। इसी तरीके से ट वर्ग में ट से लेकर अण तक होते हैं, तो उड़ा ट वर्ग के अंतर्गत आता है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन है प्लेटो, महात्मा गांधी, श्रीमती मांटेसरी उपयुक्त में से कोई नहीं। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन श्रीमती मारिया मांटेसरी का है। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। तो कंठ से उच्चारण क वर्ग यानी क, ख, ग, घ। ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि में साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्ययन तथा पठना अभ्यास। उपरोक्त सभी ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण, स्व अनुभव, विचार विनिमय, दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्ययन और पठन अभ्यास। जब यह तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन नंबर चौथा टिक कर देंगे, यानी उपरोक्त सभी। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण होता है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपर्युक्त दोनों। तो विराम चिन्हों का ज्ञान न होना इसका सही आंसर हो जाएगा। विवृत स्वर हैं क, ख, आ, औ, च, छ, ट, ठ। विवृत स्वर आ, औ विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख। उपरोक्त सभी। आनंद का पर्यायवाची शब्द उपरोक्त सभी होता है, यानी प्रमोद, सुख, मोद तीनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ।
तो इसका यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं होता। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं जो एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं अ, आ, ई, री। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ शब्द सही हो जाएगा। इसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। व, ब, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व और ब दोनों का उच्चारण करते समय होठ ऊपरी दांतों पर स्पर्श करता है। जो बहुत अधिक बोलता है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है वक्ता, सुवक्ता, वाचाल, नेता। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। वक्ता उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मंचों पर बोलता है, बहुत ज़्यादा भाषण देता है। जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त, विषुप्त, सुषुप्त, शयन, चेतना। तो जागृत शब्द का विलोम शब्द सुषुप्त होता है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान। सजग शब्द का पहरेदार पर्यायवाची नहीं है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो महाकवि में कर्मधारय समास होता है। रानी केतकी की कहानी की रचना है किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। रानी केतकी की कहानी का रचयिता मुंशी इंसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवयत्री, कवयत्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कवयित्री। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अच्छाई, मानवता, बचपन ये सारे भाववाचक के संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक में भाव निकलता है, जातिवाचक में जाति होता है, जैसे पुरुष जात, महिला जाति। जैसे जानवर, जानवर में एक जानवर नहीं, इसमें सारे जानवर की होता है। व्यक्तिवाचक में होता है जो किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बोध कराता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, पर्व, गंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे आते हैं जिनका माप तौल किया जा सके, जैसे 2 लीटर पानी, 4 लीटर, 1 किलो। कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना, घोड़ा। तो विशेषण होता है जो विशेषता बतलाता है। तो परिणाम कौन बता रहा है? कैसा बता रहा है, लाल बता रहा है, तिकोना बता रहा है, थोड़ा बता रहा है। तो परिणाम थोड़ा बता रहा है, जबकि लाल गुण है, तिकोना गुण है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रति, प्रत्यय, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय प्रति होता है। प्रत्यय में प्र और आधा त शेष बचता है, जबकि ई का लोप हो जाता है। यह प्रश्न 81 नंबर प्रश्न गलत है। प्रत्यय नहीं उपसर्ग होगा। अगर उपसर्ग होगा तब जाके प्रत्यय होगा, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के बाद आते हैं। तो प्रतिधन अक्ष से मिलकर यहाँ बनना है। तो यह गलत प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्रति। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में। रेखा के रूप में पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में, या फिर कह सकते हैं कि जब वाक्य पूर्ण रूप से विराम हो ले ले तब प्रयोग किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई विराम नहीं प्रयोग किया जाता। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो सूचना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। चौराहा शब्द में समास है।
अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। चौराहा, चौ का अर्थात चार, राहा यानी राह, चार राहों का समूह, तो द्विगु समास। पहला शब्द संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जैसे प्रत्येक। द्वंद्व समास में दोनों शब्द समान होंगे। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। कोई खड़ा है, यह प्रश्न अनिश्चयवाचक है। कोई, यहाँ जो कोई शब्द है इसी के द्वारा सर्वनाम का पता कर पा रहे हैं कि कौन सा सर्वनाम है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि प्रश्नवाचक में वह क्या है, जैसे को निश्चयवाचक अगर होता तो राम खड़ा है, तो यह निश्चित हो जाता। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री। यह प्रश्न भी हम लोग पढ़ें। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, संख्या, बोली, भाषा। व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ संख्या होता है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, मित्र, बंदर। मरकट शब्द का पर्यायवाची बंदर होता है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, ममता, अक्षय, रमेश। तो जातिवाचक संज्ञा अक्षय पुस्तक होती है, क्योंकि पुस्तक एक पुस्तक नहीं है बल्कि कई पुस्तकों का समूह है। फ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालव, मूर्धन्य। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो हिंदी की यह श्रृंखला समाप्त होती है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगले विषय की वीडियो इसमें के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।